हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए देखते हैं ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन। इसका जो डेट ड्यूरेशन है वो 1946 से 1954 तक था। मींस इस टाइम को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। इस टाइम पीरियड में जितने भी कंप्यूटर्स डेवलप किए गए उन सभी कंप्यूटर्स को फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बोला गया। अब बात आती है कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होता था और इससे काफी ज्यादा हीट जनरेट होती थी। और यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थी या स्पीड थी बहुत ही कम थी। तो अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किसने किया था। जो फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी तो इसको डेवलप किया था जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग और ली डी फॉरेस्ट ने 1904 में। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर का फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर। और हम यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स को अलग से लिखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे इनपुट कंप्यूटर को किस तरीके से देते थे। तो इनपुट देने के लिए यहाँ पे पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था और यहाँ पे पेपर टेप्स का भी उपयोग किया जाता था। आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे प्रिंट आउट फॉर्म में आउटपुट मिलता था जो कि पंच कार्ड पे प्रिंट आउट होता था। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पंच कार्ड के डेवलपर कौन है। तो हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड को डिजाइन और डेवलप किया था। अब बात करते हैं प्रथम जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो काफी पॉपुलर हुए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इनियाक। इनियाक को वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। ईडीवैक, यूनिवैक, यूनिवैक 1 की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इस पे बेस्ड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का कौन सा कॉमर्शियल कंप्यूटर था या प्रथम कंप्यूटर कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो यूनिवैक 1 सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। यूनिवैक 2 IBM 701, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि IBM 701 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 650, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा अलग से एक शॉर्ट नोट बनाते रहिए ताकि अगर आप लास्ट में रिवीजन करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को आप एक बार रैंडमली जरूर देखें क्योंकि इस पे बेस्ड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था फर्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। तो अगर आपने वैक्यूम ट्यूब नहीं देखा तो यहां से आप पिक्चर देख सकते हैं। इस तरीके का वैक्यूम ट्यूब होता था जिसको फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था। तो अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1956 से 1963 के बीच के टाइम पीरियड को बोलते हैं सेकंड जनरेशन। और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाले वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया था। मींस वैक्यूम ट्यूब की जगह पे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर के उपयोग से बेनिफिट ये था कि जो कई सारे वैक्यूम ट्यूब मिलके एक काम करते थे वो एक सिंपल सा ट्रांजिस्टर मिलके वही सेम काम करता था, जिसकी वजह से जो हमारे कंप्यूटर का साइज था वो रिड्यूस हुआ और हमारे जो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा इनहेंस हुई। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को डेवलप किसने किया। तो विलियम शाक्ले ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप फर्स्ट जनरेशन की तरीके से यहाँ पे भी मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। अगर हम इनपुट की बात करें तो यहाँ पे पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था और पेपर टेप का भी उपयोग इनपुट के लिए किया जाता था।
अगर हम आउटपुट की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की तरीके से यहाँ पे भी प्रिंट आउट मीन पंच कार्ड पे प्रिंट आउट के फॉर्म में आउटपुट लिया जाता था। और यहाँ पे एक और खास चीज स्टार्ट हो गई थी सेकंड जनरेशन में, जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रान, जिसको 1956 में डेवलप किया गया था। एल्गोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1960 में डेवलप किया गया था। कोबोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1960 से 1961 के बीच में डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं कुछ खास कंप्यूटर जो सेकेंड जनरेशन में काफी पॉपुलर हुए हैं, जिसमें से IBM 1620, IBM 1401। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 7094, CDC 1604, CDC 6300, यूनिवैक 1108, ये सभी कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के काफी पॉपुलर कंप्यूटर्स थे। तो अगर आपने ट्रांजिस्टर्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके का ट्रांजिस्टर था जिसको सेकेंड जनरेशन में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। तो अब बात आती है थर्ड जनरेशन की। इसका टाइम पीरियड था 1964 से 1971 के बीच, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को आईसी से रिप्लेस किया गया था। कई बार एग्जाम में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं, आईसी का फुल फॉर्म होता है। और आईसी को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जैक किल्बी। इन्होंने 1959 में आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया था, और ये काफी पॉपुलर भी हुआ, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का जो साइज था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका था। जो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर का साइज एक 50 बाई 40 के रूम के बराबर के साइज का कंप्यूटर होता था, जिसको थर्ड जनरेशन से कंपेयर करें तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर इतने छोटे हो चुके थे आईसी के उपयोग की वजह से, जिसको हम सिंपल एक टेबल पे रख के यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे ये काफी बड़ा इजाफा हुआ कि जो साइज था कंप्यूटर का वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ। और यहाँ पे एक बेनिफिट था, जो कई हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिलके जो काम करते थे वो एक सिंपल आईसी चिप वही सेम काम करती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर के साइज को छोटा करना संभव हो पाया। अब अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन में यूज होने वाली प्राइमरी मेमोरी की, तो मैग्नेटिक कोर, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो गया था। और एक खास बात यहाँ पे थी, जो थर्ड जनरेशन है वहां से स्टार्ट हुआ था कीबोर्ड और माउस का उपयोग। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का उपयोग स्टार्ट हुआ, तो ये थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का उपयोग स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे एक और नई चीज स्टार्ट हुई थी, आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले यूनिट पे दिया जाने लगा, मींस यहाँ पे मॉनिटर का भी उपयोग स्टार्ट हो चुका था। तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का उपयोग थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे कुछ खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डेवलप की गई, जिसमें से फोर्ट्रान पहले भी डेवलप किया गया था, जिसको सेकंड जनरेशन में यूज किया जा चुका है। एल्गोल, कोबोल, बेसिक यहाँ पे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था। तो अगर हम बात करें इस जनरेशन के कुछ खास कंप्यूटर की, तो IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर्स थे जो काफी पॉपुलर हुए। हनीवेल यहाँ पे 6000 सीरीज के जो कंप्यूटर्स थे वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर्स ये भी काफी पॉपुलर हुए। IBM 370 और 168 या DTC 316, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अलग से जरूर नोट डाउन करिएगा, कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ जनरेशन की, और अगर आपने आईसी चिप नहीं देखी है तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। और ये मैं पूरा एक नई ई बुक तैयार कर रहा हूँ जो CCC के नया सिलेबस है उस पे आधारित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को लेके मैं एक नई ई बुक तैयार कर रहा हूँ जो जल्दी अवेलेबल होगी, आप इसको ले पाएंगे। और ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, आप चाहें तो वहां से भी ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1971 से 1980 के बीच के टाइम पीरियड को बोलते हैं फोर्थ जनरेशन। और यहाँ पे इस जनरेशन में आईसी को BLSI या फिर LSI से रिप्लेस किया गया था। LSI को बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI को बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मींस यहाँ पे जो कई सारी चिप्स मिलके एक काम करती थी, आईसी एक काम करता था, वो एक सिंपल सी चिप में वो सारी चीजें मिला के इस तरीके का सर्किट डिजाइन किया गया कि जो थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड ऑफ आईसीज मिलके जो काम करती थी वो यहाँ पे LSI या VLSI की एक सिंपल सी चिप मिलके वो काम कर सकती थी।
जिसकी वजह से कंप्यूटर के साइज को और ज्यादा रिड्यूस करना संभव हुआ और इससे हमारी जो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक नई चीज आई MS DOS, जो आप जानते होंगे काफी पॉपुलर है। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था और यहाँ पे MS विंडोज को भी डेवलप किया गया। मींस यहाँ पे 4th जनरेशन में GUI भी आ चुका था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी विकास 4th जनरेशन में हो चुका था। और इस जनरेशन में खास तौर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की गई उनमें से C++, डी बेस, जिसमें से C++ आज भी प्रोग्रामिंग के लिए काफी पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती हैं और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज भी उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी भी 4th जनरेशन में डेवलप की गई थी। और अगर हम इस पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटर की बात करें जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे 4th जनरेशन में, उसमें से सबसे पहला है IBM 4341, DEC 10 या फिर स्टार 1000 या फिर PUP11। ये काफी पॉपुलर कंप्यूटर थे 4th जनरेशन के। तो अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन की। ये जनरेशन ऐसी जनरेशन है यहाँ पे कंप्यूटर काफी ज्यादा एडवांस हो गए थे और जो करंट की जनरेशन है जो आजकल हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स माने जाते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1980 से स्टार्ट हुआ और अभी तक ये चल रही है 5th जनरेशन। इसमें खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होता है ULSI, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से आज हमारी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर कई अलग अलग तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम भी आज की डेट में कर पाना कंप्यूटर के द्वारा संभव है। और अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी जो प्रोसेसर का स्पीड था वो था 16 बिट और 32 बिट तक ही सीमित था। अगर हम 5th जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर होते हैं वो 64 बिट के भी डेवलप किए जा चुके हैं, जिनको आज हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में या अपने मोबाइल्स में भी 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये 32 बिट या 64 बिट या 16 बिट होता क्या है प्रोसेसर, जो अगर हम 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करें तो जो 32 बिट का प्रोसेसर होता है वो एट अ टाइम मैक्सिमम 32 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, जबकि अगर हम 64 की बात करें तो जो प्रोसेसर 64 बिट का होता है वो एक समय पे 64 बिट डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो 32 बिट का प्रोसेसर है वो सिर्फ 32 बिट के डेटा को प्रोसेस करता है और जबकि 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो 64 बिट के डेटा को प्रोसेस करेगा। मींस जस्ट डबल इसकी स्पीड हो जाएगी 64 बिट की एज कंपेयर टू 32 बिट। और 5th जनरेशन में अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जितने भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सभी 5th जनरेशन में उनका उपयोग होता है। और यहाँ पे एक नई खास चीज स्टार्ट हुई जिसको बोलते हैं NLP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मींस आप वॉइस कमांड के थ्रू अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और कई जगह इसका उपयोग देखने को मिलता है। आप अपने मोबाइल में वॉइस कमांड के थ्रू अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं और ये काफी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। और इससे हमारे सिस्टम में जो इनपुट का एक तरीका है वो चेंज होने वाला है। जैसे कि अभी हम कीबोर्ड माउस या टच स्क्रीन के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और NLP के पूरी तरीके से आ जाने के बाद हम अपने वॉइस कमांड के थ्रू अपने कंप्यूटर के सारे काम इनपुट दे पाएंगे वॉइस कमांड के थ्रू। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस इन पैरेलल प्रोसेसिंग मींस हमारे जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग को फॉलो करते हैं। मींस एक समय पे कई अलग अलग तरीके के काम एक साथ कंप्यूटर पे किए जा सकते हैं। और अगर इस जनरेशन के कुछ खास कंप्यूटर्स की बात करें तो जिसमें से डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक, ये सभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिनका आज की डेट में उपयोग होता है। तो अब हम आते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना ज्यादा पॉपुलर या लोकप्रिय हुआ है। तो सबसे पहली विशेषता होती है स्पीड। कंप्यूटर हमारा काफी तेजी से कई अलग अलग कॉम्प्लेक्स गणनाएं भी बहुत तेजी से कर सकता है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर्स हैं वो नैनो सेकंड्स, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
10⁻⁹ सेकंड्स होते हैं 1 नैनो सेकंड में, तो ये 1 नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की स्पीड, वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको गीगाहर्ट्ज में ही मापा जाता है। तो दूसरी विशेषता है इसकी एक्यूरेसी, जिसको बोलते हैं शुद्धता। तो कंप्यूटर कठिन से कठिन कार्य बिना किसी त्रुटि या एरर के कर सकता है। और अगर हम इसको इंसान से कंपेयर करें तो पॉसिबिलिटीज होती है, इंसान कहीं ना कहीं अगर सेम काम बार बार कर रहा है तो उसमें गलतियां कर सकता है, जबकि कंप्यूटर जिस काम के लिए डिजाइन किया गया वो काम बार बार करता रहेगा और वहां पे गलती के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और अगर किसी तरीके की कोई गलती होती है तो वो ह्यूमन एरर ही होती है, जो यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है उसकी वजह से वो गलती हो सकती है, या फिर जो यूजर द्वारा डिजाइन किए गए प्रोग्राम में किसी तरीके की कोई बग होती है जिसकी वजह से कंप्यूटर गलती कर सकता है। अदरवाइज कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स को प्रोवाइड करता है। अगर हम लगन की बात करें तो अगर कोई काम इंसान कर रहा है तो उसके अंदर एक सीमित शक्ति होती है जिसके बाद वो थक जाता है और वो काम करना बंद कर सकता है। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये लगातार बिना रुके उस काम को बिना थके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। तो अगली विशेषता है वर्सटैलिटी, जिसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान एक समय पे 1 2 3 4 कुछ सीमित काम, अलग अलग तरीके के काम कर सकता है, जबकि अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये लाखों अलग अलग तरीके के काम एक समय पे एक साथ कर सकता है। तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में एक समय में अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट जो खूबी है वो है स्टोरेज कैपेसिटी, जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको हम फ्यूचर में उपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर किसी डेटा की जरूरत पड़ती है भविष्य में तो हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर्स में और उसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। अगली जो खूबी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्रेसी मींस गोपनीयता या सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर पासवर्ड की सुरक्षा प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं और पासवर्ड के द्वारा उस डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी भी कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है और इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर्स के क्या क्या ड्रॉबैक हैं। अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आज की डेट में काफी पॉपुलर एक डिवाइस है जिसको हर एक फील्ड में किसी न किसी तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो है एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का काफी ज्यादा आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है। कई अलग अलग तरीके के रिसर्च के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, नोट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और जैसा कि आप इस समय वीडियो देख रहे होंगे तो आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को उपयोग करके आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। तो एजुकेशन में इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है और इसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कम्युनिकेशन। संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा उपयोग होता है और ये काफी पॉपुलर भी है। जैसे कि आप ईमेल कर सकते हैं या किसी को मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का भरपूर तरीके से इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते होंगे इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं हम यूज करने लगे हैं और इसकी वजह से कंप्यूटर काफी पॉपुलर हो चुका है बैंकिंग सेक्टर में। अगला जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल के फील्ड में है। मेडिकल की फील्ड में कंप्यूटर का काफी बड़ा योगदान है। बहुत अलग अलग तरीके की काफी कॉम्प्लेक्स काम जो कि मेडिकल में किसी इंसान के द्वारा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, जिसको कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कई अलग अलग तरीके की जांचें होती हैं जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको कंप्यूटर की सहायता से ही किया जा सकता है। तो मेडिकल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे नासा, इसरो, इस तरीके के जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं यहाँ पे बहुत हैवी कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं जिनको कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा सकता है। और इस तरीके के संस्थानों में सुपर कंप्यूटर का उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अगला है एंटरटेनमेंट। तो आप सभी जानते होंगे इस फील्ड में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई अलग अलग संस्थाएं होती हैं जहां पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ताकि सरकारी योजनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके और उनके कई अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जा सके। बिजनेस के सेक्टर में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जानते होंगे इस समय आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर एक सेक्टर है जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स,
जहां से आप ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और बिजनेस सेक्टर में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला पॉइंट है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे कई अलग अलग तरीके के डिजाइन तैयार किए जाते हैं जिनके लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको बोलते हैं ऑटोकैड। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिजाइन और टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे एप्लीकेशन कई अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके उनकी डिजाइनिंग और टेस्टिंग करते हैं। तो आज के क्लास के लास्ट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी ये सभी नोट्स हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे अपलोड होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले दिनों में कुछ नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रिपल सी, ओ लेवल, एसीसी, बीसीसी जैसे टॉपिक्स पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।